तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर डायमंड से अलग होता है। एक कार्बन एटम के आसपास 4 कार्बन के बजाय एक कार्बन के आसपास 3 कार्बन लगते हैं। एक ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, मतलब एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ लगा है, उसी प्लेन में एक कार्बन यहाँ लगा है, उसी प्लेन में एक कार्बन यहाँ लगा है। तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर कार्बन एटम्स लगते हैं। इस कार्बन से फिर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे 3 कार्बन लगे हैं, तो हर कार्बन से 3 कार्बन लगते जाते हैं। जब हर कार्बन से 3 कार्बन जुड़ते जाएंगे तो एक 2 डायमेंशनल प्लेन में कार्बन एटम्स अरेंज हो जाएंगे। कार्बन एटम्स 2 डायमेंशनल प्लेन में अरेंज होंगे। तो जहां डायमंड में 3 डायमेंशन में कार्बन एटम्स लगते जाते थे, यहाँ 2D में एक लेयर बन जाएगी कार्बन एटम्स की। एक 2 डायमेंशनल प्लेन में कार्बन एटम्स इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। तो एक 2D प्लेन में कार्बन एटम्स अरेंज हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्लेन और है, ऐसा ही एक प्लेन और है। तो कार्बन एटम्स की ऐसी 2D प्लेन की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक्ड रहती है। एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर 2D लेयर स्ट्रक्चर होता है, जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर था। हर कार्बन एटम टेट्राहेड्रली 4 कार्बन एटम से सराउंड था। ग्रेफाइट में हर कार्बन टेट्राहेड्रली 4 कार्बन से सराउंड होकर एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि ये 2D लेयर स्ट्रक्चर है। एक 2D प्लेन में कार्बन एटम्स की एक लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है। इस लेयर के अंदर 2 कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। विद इन अ लेयर, इस लेयर के अंदर अगर देखें तो कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, बट इन बिटवीन दिस 2 लेयर, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में यहां पर कोई बॉन्ड नहीं है। यहां पर वैन फोर्स है। तो ये लेयर्स एक दूसरे पे, बिलियंस ऑफ लेयर्स एक दूसरे पे स्टैक्ड रहती हैं। अब यदि हम ग्रेफाइट पे, ये खूब सारी लेयर्स स्टैक्ड हैं एक दूसरे पे, अगर ग्रेफाइट पे प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? हाई प्रेशर पे ये लेयर एक दूसरे पे स्लिप हो जाएंगी। अगर हम वर्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं तो ये लेयर के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये लेयर एक दूसरे पे स्लिप होंगी। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट एक्ट एज लुब्रिकेंट। जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर पूरा 3D नेटवर्क बना हुआ है, तो ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, वाइल ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। इसकी लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप हो जाती हैं फोर्स अप्लाई होने पर, बिकॉज इन लेयर्स के बीच में कोई फोर्स नहीं रहता ज्यादा। बट अगर आपको ग्रेफाइट को मेल्ट करना हो तो आपको न केवल ये लेयर हटानी है, बल्कि ये लेयर के बॉन्ड भी तोड़ने हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना होगा तो टेम्परेचर काफी ज्यादा लगेगा। तो जहां NaCl में आयनिक बॉन्ड से बना हुआ लेटिस आसानी से टूट जाता है, डायमंड या ग्रेफाइट का लेटिस जो कोवेलेंट बॉन्ड से बना रहता है वो आसानी से नहीं टूटता है। दिस इंडिकेट्स कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। हालांकि कुछ कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स,
एंड कोवलेंट कंपाउंड्स का कंपैरिजन। एक कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कार्बन एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया, एक इससे शेयर कर लिया। तो डायमंड में क्या होगा, कार्बन एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहता है, सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए। बट ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ही जुड़ा है, जबकि इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करता है, एक इधर शेयर करता है, एक इधर शेयर करता है इस कार्बन से, बट एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। इस प्रकार से ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, हर कार्बन एटम के पास एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। हर कार्बन एटम के पास एक एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। बिकॉज ऑफ दिस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास रहता है, ये चार्ज को कैरी कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमंड में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ऑडियो वीडियो सभी को प्रॉपर दिख रहा है? हैंड रेस करके बताइए। ठीक है, तो जिसको थोड़ा अनक्लियर दिख रहा है वो आपके नेट की कोई प्रॉब्लम है। तो ये हमने कंपेयर किया आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट वन इज, चूंकि आयनिक कंपाउंड तो स्कूल एग्जाम में आपको डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने आ सकता है, या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करने आ सकता है। नेक्स्ट, चूंकि आयनिक कंपाउंड एक डिस्क्रीट आयन पेयर नहीं बनाते हैं, वो हमेशा एक आयंस का बना हुआ एक जाइंट लैटिस बनाते हैं, तो इससे एक नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट possess एनी डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। H2O ये वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दिस इंडिकेट्स कि वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है?
द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द actual number of atoms in a molecule, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि H2O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल विल कंटेन वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज वन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जिनका डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनेगा उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब हम बोलते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl है, मतलब एक Na और एक Cl जुड़ा क्या? नहीं, करोड़ों Na और करोड़ों Cl जुड़े हैं, और कितने जुड़े हैं वो फिक्स नहीं है। हम यहां नहीं लिख सकते सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl, क्योंकि आयनिक कंपाउंड एक डेफिनेट मॉलिक्यूल ही नहीं बनाते हैं, तो उनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड्स का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स दे पजेस a definite molecular formula, क्योंकि इनका एक डेफिनेट मॉलिक्यूल बनता है। पर प्रॉब्लम हो गई कि अगर आयनिक कंपाउंड का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, तो फिर हम आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करें? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा फिर? तो उसके लिए हम एक दूसरा काम करते हैं। सोडियम आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। यदि सोडियम क्लोराइड बनेगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखने के लिए ये फिक्स है कि जितने सोडियम आयन होंगे उतने ही क्लोराइड आयन भी होंगे, ताकि सिस्टम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहे। मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन चाहे कितने ही हो, क्लोराइड आयन हमेशा कितने लगेंगे? 1:1 रेशो में। तो किसी आयनिक कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो उसके लैटिस में आयंस के सिंपल होल नंबर रेशो को बताता है, वो फॉर्मूला उसका इंपीरिकल फार्मूला कहलाता है। तो सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला बताया जाएगा NaCl 1:1 रेशो में Na और Cl जुड़ते हैं, क्योंकि दिस फार्मूला इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। Ionic compounds does not possess any definite molecular formula. They are represented by the empirical formula. And what is empirical formula? The formula which represents the simple whole number ratio of the ions in the lattice. ये empirical formula कहलाता है। लैटिस में आयंस के सिंपल होल नंबर रेशो को बताने वाला फॉर्मूला इंपीरिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे MgCl2, ये इंपीरिकल फार्मूला है। एक Mg पे 2+ चार्ज होता है, तो अगर इस लैटिस में मैग्नीशियम आयंस होते कैटायन के फॉर्म में, तो क्लोराइड आयन डबल लगते, क्योंकि एक क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इससे ये जितने होते ये उससे डबल लगते 1:2 रेशो में। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा MgCl2। तो जहां आयनिक कंपाउंड्स का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, उनको इंपीरिकल फार्मूला से बताना पड़ता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड हमारे पास में है, उन सब का इंपीरिकल फार्मूला हम देते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CO2। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ता है। बट NaCl इट इज इंपीरिकल फार्मूला। हम ये नहीं कह सकते कि एक Na एक Cl से जुड़ा है। अगर 1000 Na है तो 1000 Cl है, 2000 Na है तो 2000 Cl है, 10 करोड़ Na है तो 10 करोड़ Cl है। द फार्मूला विल बी NaCl। तो ये इंपीरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अच्छा, चूंकि आयनिक कंपाउंड का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है, तो इसलिए इनका कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। वाटर एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा
18 ग्राम पर मोल। CO2 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 44 ग्राम पर मोल। क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट क्या बताता है? एक मॉलिक्यूल का वेट। ये एक मोल मॉलिक्यूल का बता दिया, तो मॉलिक्यूलर वेट इसको यूनिट बदल दो AMU। वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? 44 AMU। बट NaCl के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? नहीं पता। NaCl के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है? नहीं बता सकते, बिकॉज इसका एक मॉलिक्यूल बनता ही नहीं। तो इनका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। सो मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट डिफाइंड। इनका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है। जिसका मॉलिक्यूल होगा उसी का आप मॉलिक्यूलर वेट दे पाओगे ना। जिसका मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, सिंगल मॉलिक्यूल, उसका मॉलिक्यूलर वेट ही नहीं आप बता पाओगे। तो इनका कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है। तो NaCl एक इंपीरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, तो इसका कोई मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। अच्छा, जब आप किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट बताते हो तो फिर आप उसके नंबर ऑफ मोल बता देते हो। किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन ग्राम अपॉन इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सपोज आपके पास में 90 ग्राम वाटर है, मतलब आपके पास में 90 अपॉन 18 5 मोल वाटर है। आपके पास में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब आपके पास में 22 अपॉन 44.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ही डिफाइंड नहीं रहता है। तो फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं कर सकते आप। आयनिक कंपाउंड्स के आप नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज आपके पास में 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। आपके पास 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये कितना मोल सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता आपको। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, जब किसी आयनिक कंपाउंड के आप नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं कर सकते, जब आप किसी आयनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपने एक सॉल्यूशन बनाया एक आयनिक कंपाउंड का। सपोज आपने वाटर में NaCl को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया। सो
अगर आपने एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया, अगर आपने एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आप मोलारिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि जब इसके मोल ही डिफाइन नहीं है तो सॉल्यूशन के पर लीटर कितने मोल NaCl घुला है ये नहीं बता पाओगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ही डिफाइन नहीं है। नंबर ऑफ मोल कब डिफाइन होते? जब मॉलिक्यूलर मास डिफाइन होता। मॉलिक्यूलर मास कब डिफाइन होता? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला है ही नहीं इनका तो आयनिक कंपाउंड। तो concentration cannot be expressed by molarity। आयनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन नहीं है आयनिक कंपाउंड के। नंबर ऑफ मोल कब डिफाइन होते? मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन होता। मॉलिक्यूलर वेट कब डिफाइन होता? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका नहीं है। NaCl is not molecular formula, it is empirical formula। ये नहीं बताता कि एक Na और एक Cl आपस में जुड़े रहते हैं, ये बताता है कि Na और Cl 1:1 रेशियो में जुड़े रहते हैं। अब कितने हैं वो कुछ भी नहीं है। NaCl का छोटा टुकड़ा है तो कम Na कम Cl जुड़े हैं। NaCl का बड़ा टुकड़ा है, ज्यादा Na ज्यादा Cl जुड़े हैं। फिक्स नहीं है इनका नंबर, जबकि इनका कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी से एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इनका एक डेफिनेट मॉलिक्यूल बनता है तो इनके नंबर ऑफ मोल डिफाइन रहते हैं। तो आप सॉल्यूशन के पर लीटर नंबर ऑफ मोल बता सकते हैं कि कितने मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन में घुले हुए हैं सॉल्यूट के। तो नाउ प्रॉब्लम हो गई कि NaCl का एक सॉल्यूशन हमने बनाया, 117 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। हम इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी से नहीं बता पा रहे। तो आयनिक कंपाउंड्स का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फिर कैसे बताएं जब उनके मोल ही डिफाइन नहीं? तो हम एक काम करें, इनके इंपीरिकल फार्मूला से क्या मास आता है? सोडियम क्लोराइड के इंपीरिकल फार्मूला से मास क्या आता है? सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5। ये सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला है, तो इसको हम कहेंगे उसका इंपीरिकल फार्मूला मास। आयनिक कंपाउंड के इंपीरिकल फार्मूला से जो मास आता है उसको हम कह देंगे उनका इंपीरिकल फार्मूला मास। और जैसे हम नंबर ऑफ मोल डिफाइन करते हैं किसी सब्सटेंस के, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वैसे हम किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स डिफाइन करें मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। जैसे हम किसी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल डिफाइन करते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वैसे उसके नंबर ऑफ इंपीरिकल फार्मूला यूनिट्स डिफाइन करें मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। तो अगर आपके पास में 117 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, तो नाउ दिस 117 ग्राम NaCl इज बेसिकली 2 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट्स, और ये सॉल्यूशन क्या है? 2 इंपीरिकल फार्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन क्या है? 2 एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बताने की एक नई टर्म बन जाती है। फॉर्मेलिटी। कॉन्सेंट्रेशन बताने की ये नई टर्म कहलाती है फॉर्मेलिटी। द नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। तो जहां मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। फॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला यूनिट्स पर लीटर। तो ये NaCl का 2 फॉर्मल सॉल्यूशन है। ये NaCl का 2 फॉर्मल सॉल्यूशन है। इसकी फॉर्मेलिटी 2 है। 117 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम उसका इंपीरिकल फार्मूला वेट है। तो ये 2 फार्मूला मास, 2 फार्मूला यूनिट है ये पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जहां किसी कोवलेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन की मोलारिटी बताएंगे, एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन यदि बनाएंगे तो उसकी फॉर्मेलिटी बताएंगे। ठीक है। मगर इस तरह से अगर आप एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रहे हैं तो आपको उसकी फॉर्मेलिटी में बताना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। बट फिर हम क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए आयनिक कंपाउंड डेफिनेट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बनाते, उनका इंपीरिकल फार्मूला रहता है। बट हम कहने को इसको कह देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ये है सोडियम क्लोराइड का इंपीरिकल फार्मूला, बट हम कहने को कह दें कि ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस कहने को कह दें कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फिर ये इसका इंपीरिकल फार्मूला मास नहीं होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा फिर कहने को बस। और जब ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा तो ये इंपीरिकल फार्मूला मास है, मगर इसको हम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे तो ये जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट है ये दरअसल नंबर ऑफ मोल कहलाएंगी। और अगर ये नंबर ऑफ मोल कहलाएंगी तो जो फॉर्मेलिटी है वही मोलारिटी कहलाएगी। मतलब हम इंपीरिकल फार्मूला ना कह के बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स नंबर ऑफ मोल्स बन जाती हैं। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कहलाने लगती हैं। उसी को हम मोलारिटी कह देते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड के जितने सॉल्यूशन हम यूज करते हैं उन सबका कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, फॉर्मेलिटी। बट हम बोलने को क्या बोलते हैं उसको, मोलारिटी। स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में हमने इतने सारे आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन देख लिए थे, सबका हमने कहा था मोलारिटी। हमने कहा था अ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, HCl का एक 0.1 मोलर सॉल्यूशन, जबकि वो क्या था, फॉर्मल था। 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दरअसल वो 3 फॉर्मल था, लेकिन फॉर्मेलिटी वर्ड यूज ना करके हम आयनिक कंपाउंड के लिए भी मोलारिटी वर्ड ही यूज कर लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। बट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि दरअसल आयनिक कंपाउंड्स यदि हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में मोलारिटी नहीं है, वो फॉर्मेलिटी है। ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज है।
Another property of ionic compounds. Ionic compounds की another property. आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर किसी सब्सटेंस में चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको कहते हैं पोलर। तो आयनिक कंपाउंड खुद कैसे हैं? पोलर। ऐसे ही हम इनको एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। सपोज आयनिक कंपाउंड को हमने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। सॉल्वेंट दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूल पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। पोलर सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ये पोलर सॉल्वेंट है। इसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, हम उसको लिखते हैं HOH। H पॉजिटिव एंड है, OH नेगेटिव एंड है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जिनके मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इनके मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं है। तो हम इनको ऐसे बता देते हैं, इन मॉलिक्यूल को, पोलर मॉलिक्यूल को हम ऐसे बता देते हैं, जैसे वाटर। तो पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल है वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। और आयनिक कंपाउंड खुद कैसे हैं? हाईली पोलर, इनके पास तो बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करेंगे अगर हम किसी सॉल्वेंट में, तो आयनिक कंपाउंड इन दोनों में से कौन से प्रकार के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? आयनिक कंपाउंड दे इटसेल्फ आर पोलर। तो ये कौन से प्रकार के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? पोलर में कि नॉन पोलर में कि पोलर में? आयनिक कंपाउंड्स दे देमसेल्व्स आर पोलर। तो ये कौन से प्रकार के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में? सर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अपने को ऐसा लगता है कि चीजें हमेशा उल्टी चलती हैं, मींस ब्लैक है तो व्हाइट रहेगा, डे है तो नाइट बोलेंगे आंसर। तो अगर आयनिक कंपाउंड खुद पोलर है तो उनको नॉन पोलर में घुलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है हमेशा। सॉल्युबिलिटी का रूल रहता है लाइक dissolves like. Ionic compound, they are polar, they will be dissolved in polar solvent, they will be insoluble in non-polar solvents. The ionic compounds are soluble in polar solvents and remain insoluble in non-polar solvents. अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं, जब ये बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं आता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड देमसेल्व्स आर नॉन पोलर, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो इसलिए हम ये याद रख लें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। बट ऐसा होता क्यों है? आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व हो जाते हैं? अब कॉमन एक्सपीरियंस है,
बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। आप लिक्विड बेंजीन लेते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक टुकड़ा डालते हैं, ये पड़ा रहेगा, घुलेगा नहीं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट आप वाटर लेते हैं, इसमें NaCl का एक टुकड़ा डालते हैं, ये टुकड़ा धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, पहले टूटने लगता है, फिर धीरे धीरे चूरा चूरा हो जाता है बारीक, और फिर आफ्टर सम टाइम ये गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब ये इसमें घुल गया। तो सोडियम क्लोराइड जो रहता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होता है। बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सर सर अगर हम पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे नॉन पोलर, सर मतलब NaCl को अगर नॉन पोलर में डालेंगे तो सर वो रिएक्ट भी नहीं करेगा? रिएक्ट करना तो बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है। इवन NaCl को हमने पानी में डाला तो भी वो रिएक्ट नहीं करता वाटर से। डिसॉल्व होना रिएक्ट करना नहीं रहता है, तो रिएक्ट तो वो दोनों से नहीं करेगा। पर यहां हमको दिख रहा है कि वो घुला नहीं है, डिसॉल्व नहीं हुआ है, यहां हमको दिख रहा है कि वो डिसॉल्व हो गया है। तो हाउ NaCl गेट डिसॉल्व इन वाटर, हम उस बात को समझते हैं थोड़ा। ऐसा क्यों होता है कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व ही नहीं होते हैं? हाउ इट हैपन्स? सपोज आपने क्या किया, NaCl का एक क्रिस्टल लिया, उसको पानी में डाल दिया। अब जब ये पानी में डाला तो इस क्रिस्टल की सरफेस पर कैटायन है और एनायन है बगल में। ये कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा सब जगह है। अब जैसे हमने इसको वाटर में डाला, मीडियम में इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल आ गए खूब सारे। अच्छा, वाटर सॉल्वेंट है तो खूब सारा है, एक्सेस में है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल आया और उसने क्या किया, क्रिस्टल की सरफेस पर जो कैटायन है, वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ आएगा अपने नेगेटिव वाले एंड से, और अट्रैक्शन करके इसको अपनी तरफ पुल करना शुरू करेगा। यहाँ एक कोने पे एक कैटायन है, इधर वाटर मॉलिक्यूल आ गया और उसको पुल कर रहा है। लेकिन बगल में जो एनायन है ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ा हुआ है, पर इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल आते हैं अपने पॉजिटिव वाले एंड से और उसको भी पुल कर रहे होते हैं। द कंडीशन इज दिस कि एक कैटायन और एक एनायन है जिनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट दिस एनायन इज गेटिंग पुल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर पॉजिटिव एंड, and this cation is getting pulled by water molecule from their negative end। तो ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। एक कैटायन एनायन, कैटायन पुल्ड हो रहा है इधर, एनायन पुल्ड हो रहा है इधर, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट वाटर मॉलिक्यूल आते ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक मोमेंट आएगा जब ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये कैटायन एनायन अलग हो जाएंगे। यहां से अलग हुआ मतलब ये सॉल्यूशन में से, ये इस क्रिस्टल की सरफेस से बाहर आ गया, वाटर मॉलिक्यूल इसको पुल करके बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल इस लैटिस के सरफेस से एनायन को भी पुल करके बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये कैटायन एनायन सरफेस के निकले, यहां से अंदर के कैटायन एनायन एक्सपोज हो गए, वाटर मॉलिक्यूल आकर उनको भी निकाल लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे पूरे इस लेटिस को वो ब्रेक करते जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल एक लेटिस की सरफेस पे जो कैटायन एनायन रहते हैं, उनको कैटायन को अपने नेगेटिव एंड से और एनायन को अपने पॉजिटिव एंड से, क्योंकि वाटर के पास दोनों एंड प्रेजेंट है, तो ये इस लेटिस की सरफेस पे जो कैटायन एनायन है उनको पुल करके लेटिस में से उखाड़ लेते हैं, बाहर ले आते हैं, और इस तरह से लेटिस धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता रहता है। तो ये लेटिस
डिसोसिएट हो जाता है। इस प्रकार से लेटिस ब्रेक हो जाता है। तो पानी में हमने NaCl डाला, वाटर उसके लेटिस को ब्रेक कर देता है अपने इस चार्ज एंड के कारण। लेकिन अगर हमने इस NaCl को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला होता तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस केटायन के आसपास आते, मगर इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है तो वो इसको पुल ही नहीं करते, उनके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो इनको पुल नहीं करते, तो ये अट्रैक्शन ब्रेक ही नहीं होता। ऐसे नॉन पोलर सॉल्वेंट रहते, ये एक केटायन और एक एनायन है, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आए मगर इनके पास कोई चार्ज नहीं है तो वो इस एनायन को पुल नहीं कर पाएंगे, इस केटायन को पुल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे मॉलिक्यूल कर लेते हैं इस चार्ज के कारण, ये नहीं कर पाएंगे, तो वो लेटिस ही ब्रेक नहीं होने देगा। तो इस तरह से वाटर NaCl के लेटिस को ब्रेक कर देता है। अब जब ये कैटायन एनायन टूट टूट के यहां से पूरा लेटिस ब्रेक हो गया है, ये आयन मीडियम में आ गए, ये जो कैटायन एनायन है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूट के मीडियम में आ गए, पर ये कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हो सकता है ये आयन वापस से जुड़ जाएं और फिर से लेटिस बना दें, ये आपस में फिर से जुड़ जाएं और फिर से लेटिस बना दें। बट वाटर क्या करता है, न केवल इस लेटिस को ब्रेक करके आयंस को मीडियम में लाता है, बल्कि वो इस कैटायन को अपने नेगेटिव एंड से चारों तरफ से सराउंड कर लेता है और इस एनायन को भी वो अपने पॉजिटिव एंड से चारों तरफ से सराउंड कर लेता है। तो अगर ये आयन वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंड हो गए, so every ion is surrounded by water molecules. Now these ions will move in the medium but they will not combine, क्योंकि इसका चार्ज इसके चार्ज कंबाइन नहीं करेगा क्योंकि आसपास वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो ये आयन मीडियम में मूव करते रहेंगे बट एक दूसरे से कंबाइन होकर वापस लेटिस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको इनको कंबाइन करके लेटिस फॉर्म कराना है तो पहले इनके आसपास के वाटर मॉलिक्यूल हटाने पड़ेंगे, तब जाके ये आयन अपने सराउंडिंग के वाटर मॉलिक्यूल जब हट जाएंगे तो ये नेकेड आयंस जुड़ जाएंगे और NaCl बना देंगे। मतलब NaCl वाटर में जब डिसॉल्व हो गया तो ऑल दी आयंस आर सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दीज आयंस विल नॉट रिकम्बाइन। हाँ, आप इस सॉल्यूशन में से वाटर इवापोरेट करने लग जाओ, क्या होता है, सी वाटर में से अगर आप वाटर इवापोरेट करते हो तो क्या होता है, सी वाटर NaCl का सॉल्यूशन है मेनली, मतलब ये है सी वाटर में। अब आप सी वाटर को इवापोरेट कर रहे हो, मतलब आप उसके आसपास के ये आयंस के आसपास के वाटर मॉलिक्यूल हटा रहे हो। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल इन आयंस के आसपास के हटे, ये आयंस जुड़कर NaCl प्रेसिपिटेट कर देंगे, वापस लेटिस फॉर्म कर देंगे। मतलब NaCl पानी में डिसॉल्व हो उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहला ये लेटिस ब्रेक हो और मीडियम में आयंस आ जाए, बट ये आयंस वापस से रिकम्बाइन ना हो, उसके लिए इन आयंस का वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड रहना जरूरी है। एक आयन का अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से सराउंड रहना ये कहलाता है सॉल्वेशन। एक आयन का अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सराउंड रहना
When a solute particle is surrounded by its solvent molecules, the process is called solvation. और अगर वो solvent water है, it is called hydration. तो एक सॉल्यूट पार्टिकल मीडियम में जब घूमता है तो उसके आसपास सॉल्वेंट की लेयर्स रहती हैं। ये सॉल्वेंट की लेयर्स का प्रेजेंट रहना सॉल्वेशन कहलाता है। तो ये सॉल्वेटेड आयंस हैं, ये सोडियम और क्लोराइड आयंस सॉल्वेटेड है मीडियम में, वाटर से सराउंडेड है, इसलिए रिकम्बाइन नहीं हो रहा है। और चूंकि वाटर सॉल्वेंट है तो हम इसको कहेंगे हाइड्रेशन। कॉमन वर्ड है सॉल्वेशन, बट वाटर अगर है तो उसको कहते हैं हाइड्रेशन। मतलब NaCl के वाटर में डिजॉल्व होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक है डिसोसिएशन ऑफ द लेटिस, दूसरा सॉल्वेशन ऑफ आयंस। पता लगा लेटिस तो डिसोसिएट हो गया बट आयन सॉल्वेट नहीं हो पा रहे, तो वो तो फिर जुड़ जाएंगे, लेटिस वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात होती है हाउ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एनी पोलर सॉल्वेंट। इसी बात को अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें, अभी तो हमने प्रोसेस के टर्म्स में बात की कि लेटिस टूटता है, आयंस आते हैं, आयंस सराउंड हो जाते हैं। इसी बात को अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो इस लेटिस को तोड़ने के लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिएगी, दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। इस लेटिस को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिएगी, दैट इज लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी के कारण लेटिस टूट गया, इससे आयंस आ गए, तो ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, यहां अट्रैक्शन हो रहा है, इस आयन को अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन मिल रहा है। जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती सिस्टम में से। अगर किसी सिस्टम में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करता है वो सिस्टम। तो इस अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, सॉल्वेशन की प्रोसेस के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, या अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब एनर्जी के टर्म्स में देखें तो दो बातें हो रही हैं, एनर्जी देकर लेटिस टूटता है, उसके आयंस आते हैं, फिर उन आयंस का सॉल्वेशन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो लेटिस एनर्जी देते हैं, सॉल्वेशन में एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम से। तो एनर्जेटिकली ये पूरी प्रोसेस फेवरेबल कब रहेगी? जब आपको लेटिस एनर्जी जो आपने दी है, सॉल्वेशन एनर्जी उससे ज्यादा निकले। लेटिस को तोड़ने के लिए सपोज 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए और सॉल्वेशन में सपोज 5 किलो जूल ही निकल रही है, तो बाकी की 5 कहां से आएगी? या तो बाहर से दो, तब जाके वो होगा, क्योंकि आपको इस लेटिस को तोड़ने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, बट आयंस के सॉल्वेशन में तो 5 ही निकल रही है, तो 5 कम पड़ जाएगी। उल्टी बात देखें, अगर इस लेटिस को तोड़ने को 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए और इस प्रोसेस में 20 निकल रही है, तो क्या होगा? ये टूट भी जाएगा, बल्कि एक्स्ट्रा 10 सिस्टम से बाहर रिलीज हो जाएगी, ये प्रोसेस इजीली हो जाएगी। तो इफ लेटिस एनर्जी इज लेस देन सॉल्वेशन एनर्जी, डिसॉल्यूशन इज फेवरेबल। अगर लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम रहती है, या उल्टा कहें सॉल्वेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा रहती है, तो उस आयनिक कंपाउंड का उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना फेवरेबल रहता है। इफ लेटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन एनर्जी,
then dissolution is non-favorable or occurs at high temperature. अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा रहती है सॉल्वेशन एनर्जी से तो उस आयनिक कंपाउंड का उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना नॉन फेवरेबल रहता है, और अगर करना ही है आपको डिसॉल्व तो थोड़ी एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। जैसे पहले एग्जांपल में बताया कि इसको तोड़ने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए, सॉल्वेशन में 5 ही निकल रही थी, तो एक्स्ट्रा 5 आप दे दो तो जाके ये टूटेगा और फिर डिसॉल्व होगा। सर अगर इक्वल होगा तो फिर क्या होगा? इक्वल होने में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा और वो तब भी डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व होने के लिए थोड़ी ज्यादा ही होनी चाहिए सॉल्वेशन एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए या सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। कई आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो है तो आयनिक कंपाउंड, कायदे से अभी हमने यहां लिखा है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। कई आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे बेरियम सल्फेट, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि ये बेरियम 2+ आयन और सल्फेट आयन का ऐसा लेटिस रहता है, बट इसकी लेटिस एनर्जी काफी ज्यादा रहती है, वाटर उसको ब्रेक ही नहीं कर पाता है। तो वो ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स की। अनदर प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन रहते हैं, चार्ज है इन पर, एंड बिकॉज ऑफ देयर चार्ज दे कैन कैरी द करंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ये आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज पार्टिकल की जरूरत रहती है हमें। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसलिए जहां फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज मूव करता है तो वो करंट है। इनमें चार्ज है, कैटायन एनायन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? दरअसल ये नहीं करते हैं। द आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर of electricity in solid state, but they becomes good conductor in molten or solution state। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, हालांकि मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में गुड कंडक्टर हो जाते हैं। रीजन इज सिंपल, इन सॉलिड स्टेट इनके पास आयंस तो हैं, बट दीज आयंस आर इमूवेबल बिकॉज ये लेटिस में बंधे हुए हैं। इन मोल्टन स्टेट ये आयंस फ्री रहते हैं, एंड दीज आयंस कैन मूव इन द मीडियम। मोल्टन स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में ये आयंस फ्री रहते हैं, तो NaCl सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट मेल्ट कर देंगे तो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल लगे रहेंगे, बट ये चार्ज तो मूव करेगा। हर आयन के आसपास वाटर मॉलिक्यूल है, बट ये चार्ज मूव करेगा मीडियम में, क्योंकि फ्री है मूव करने को। बस लेटिस में जब बाइंड था, बंधा हुआ था, तब नहीं कर रहा था। कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर जनरली bad conductor of electricity because of all paired electrons। सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके पेयर हो जाते हैं,
but graphite is exception. ग्रेफाइट कोवेलेंट बॉन्डिंग रखता है बट वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं बिकॉज ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिए होते हैं. वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है. तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कैटायन और एनायन के कारण. जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रॉन के कारण होती है then it is called metallic conduction. But the conduction of electricity by ions is called electrolytic conduction. तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन शो करते हैं बिकॉज ये कैटायन और एनायंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. So these are the comparison of properties of ionic compounds and covalent compounds. तो हमने देखा कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स. नेक्स्ट वन इज बॉर्न-हेबर साइकिल. जब एक आयनिक बॉन्ड बनता है तो क्या क्या एनर्जी के चेंजेस होते हैं that is given by Born-Haber cycle. सपोज आपके पास में सोडियम है सॉलिड स्टेट में 1 मोल सोडियम को हमने मेल्ट किया ताकि हमें 1 मोल सोडियम लिक्विड मिल जाए. इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी. जो हीट देनी पड़ती है उसको कहते हैं डेल्टा एच. डेल्टा एच मतलब जो आपको हीट देनी पड़ती है निकलती है उसको एंथैल्पी कहते हैं या डेल्टा एच बोल लो. ये वो हीट है जो आपको देनी पड़ रही है या प्रोसेस में से निकल रही है. यदि देनी पड़ती तो उसका साइन प्लस रहता है, निकलती है तो माइनस साइन रहता है. तो आपने सोडियम को हीट दी, इससे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन लगा. मेल्ट करना मतलब फ्यूज करना. तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देकर आपने NaCl को सोडियम को मेल्ट कर दिया. अब आपको इसको डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन देकर वेपोराइज कर लो तो आपको सोडियम गैसियस एटम मिल गए. तो आपने 1 मोल सोडियम सॉलिड से 1 मोल सोडियम गैसियस एटम ले लिए. उसके लिए आपको हीट देनी पड़ी. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये 2 हीट आपको देनी पड़ी. फिर आपने इसको क्या किया, आयोनाइज कर दिया. किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो आपने ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी दे दी. इसको डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकते थे या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं.
तो मैंने क्या किया, 1 मोल सोडियम सॉलिड से 1 मोल सोडियम कैटायन ले आया। एनर्जी कितनी लगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये 3 लगी। अब मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन गैस जो रहती है ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में रहती है, तो सॉलिड नहीं है ये, तो मुझे उसको गैस फॉर्म में लाना नहीं पड़ेगा, तो गैस फॉर्म में ही है। मुझे क्लोरीन का एटम चाहिए, मगर मेरे पास तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो मैंने इसका बॉन्ड तोड़ा। 1 मोल क्लोरीन को तोड़ने से 2 मोल क्लोरीन के एटम मिलते हैं, तो ये बॉन्ड तोड़ा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये 1 मोल क्लोरीन के बॉन्ड तोड़ने के लिए होती है, जिससे 2 मोल क्लोरीन के एटम मिल जाते हैं, पर मुझे तो 1 ही मोल क्लोरीन चाहिए, तो मैं आधा मोल क्लोरीन लेकर उसके बॉन्ड तोड़ दूं तो मुझे 1 मोल क्लोरीन का एटम मिल जाएगा। 1 मोल क्लोरीन से 2 मोल क्लोरीन एटम मिलते हैं, मुझे 1 ही मोल चाहिए तो आधा मोल क्लोरीन लूं, तो इसकी आधी एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये एनर्जी डिफाइंड है 1 मोल क्लोरीन के लिए। ये जो डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहती है ये 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए डिफाइंड रहती है, तो मैं आधा ही मोल लगा रहा हूं, इसलिए हाफ लगेगी, और मुझे 1 मोल क्लोरीन गैसियस एटम मिल गया। इस एटम को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। जब एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो एनायन बन जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, इससे एनर्जी रिलीज हुई, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये एनर्जी रिलीज हुई। चूंकि एनर्जी निकली है इसलिए इसको देते हैं माइनस साइन। अभी तक एनर्जी लग रही थी सब जगह, इन सब का साइन प्लस था, यहां निकली है। अब मेरे पास 1 मोल सोडियम गैसियस कैटायन है और 1 मोल सोडियम गैसियस एनायन है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। 1 मोल सोडियम गैसियस कैटायन और 1 मोल सोडियम क्लोराइड गैसियस एनायन आपस में जुड़ जाएंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म सॉलिड NaCl लेटिस। ये आयंस जब जुड़ेंगे तो खूब सारी एनर्जी रिलीज करेंगे क्योंकि अट्रैक्शन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। ये वही एनर्जी जो लेटिस को तोड़ने के लिए लगी थी। लेटिस को तोड़ने में एनर्जी लगी थी, लेटिस बनने में ये एनर्जी निकल जाएगी, तब जाकर मैं कह सकता हूं कि ये रिएक्शन हो गई है। Na plus half Cl2 gives NaCl, इस तरह से NaCl बन गया। तो अगर मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व सारी एनर्जीज को सम कर दूं तो मुझे इस प्रोसेस की नेट एंथैल्पी निकल आएगी। तो इस प्रोसेस की नेट एंथैल्पी क्या रहेगी, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन बाय 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, वो इस प्रोसेस की नेट एंथैल्पी है। मतलब दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, प्लस किया था पर माइनस हो गया, प्लस दिस एनर्जी, ये भी माइनस हो गया, इक्वल टू इस प्रोसेस की एंथैल्पी। और इस प्रोसेस की एंथैल्पी को कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl बन रहा है। तो ये जो नेट एनर्जी है वो इन सारी एनर्जीज का सम रहेगी।
ये जो नेट एनर्जी है वो इन सारी एनर्जीज का सम रहेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितने एनर्जी चेंजेस हुए हैं वो नेट चेंज के सम, उनका सम नेट चेंज दे देगा। अगर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बहुत नेगेटिव आता है, मतलब आयनिक कंपाउंड का बनना फेवरेबल है, और अगर ये पॉजिटिव आता तो आयनिक कंपाउंड का बनना फेवरेबल नहीं होता। तो हमें अगर पता करना है कि एक आयनिक बॉन्ड का बनना फेवरेबल होगा कि नॉन फेवरेबल होगा, तो हम उस प्रोसेस में इन्वॉल्व सारी एनर्जीज को सम करके देखें कि वो नेट सम पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर वो नेट सम नेगेटिव आ रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड का बनना फेवरेबल होगा, और अगर वो नेट सम पॉजिटिव आ रहा है तो वो आयनिक बॉन्ड का बनना फेवरेबल नहीं होगा। तो ये बॉर्न-हेबर साइकिल कहलाती है। तो ये टर्म नेगेटिव कब आएगी, बहुत नेगेटिव कब आएगी, जब एक तो ये टर्म छोटी हो और ये टर्म की वैल्यू बहुत बड़ी हो। ये दो प्रॉपर्टी, मतलब आयनिक बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में बन रहा है उनमें से एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो, और दूसरा ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा हो। सिंपल सा लॉजिक है। आयनिक कंपाउंड तब बनेगा जब एक एटम ऐसा होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, और एक ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा अगर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई तो, और नॉन मेटल तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हुई तो। इसलिए एक आयनिक बॉन्ड जनरली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। दोनों मेटल हुए तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, दोनों नॉन मेटल हुए तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज बॉर्न-हेबर साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड।